हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK एजुटेक इनो पे। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है BK एजुकेट इनो, जिसमें कि मैं सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस डालता हूँ और बहुत ही सटीक विश्लेषण भी करता हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं तो आशा उम्मीद ज़रूर रखिएगा कि आप सीटेट में अच्छे अंक ले आ पाएंगे, क्योंकि मैं इसमें जो वीडियो डाला हूँ वो सीटेट के EVS का क्वेश्चंस है, जो 15 नंबर बुक कंटेंट से आता है। चूँकि 15 नंबर पेडागोजी से आता है और 15 नंबर बुक से आता है, तो उसमें जो बुक से आते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। अगर आप इन सब वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करके चलिए अच्छा अंक भी ले आ पाएंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हाथी के बारे में देखते हैं क्या कहता है। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में प्रत्येक साल आते हैं और आते ही आते हैं। VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको यहीं सारा क्वेश्चंस याद कराने का कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को यहीं याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हाथी के बारे में। और एक बात, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके प्रत्येक दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच पाए और 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हो उसमें अच्छा अंक वो भी ले आ पाए। थैंक यू। चलिए मैं बताता हूँ हाथी से रिलेटेड। हाथी के बारे में कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे रहते हैं। ठीक है भाइयों, हाथियों के झुंड में कौन रहते हैं? हथनी और बच्चे रहते हैं। झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। आप लोग अगर हाथी को कभी देखे होंगे तो हाथी, अगर मूवी सब में भी हम लोग देखते हैं तो हाथी एक झुंड में निकलती है, और वो अगर झुंड में निकलती है तो उसका जो नेतृत्व करता है तो बुजुर्ग हथनी करती है। ठीक है, चलिए, एक झुंड में 10 से 12 हथनी व बच्चे होते हैं। एक झुंड में हाथी के जो एक झुंड होते हैं उसमें कितने बच्चे और हथनियाँ होती हैं? 10 से 12। वे लोग जब भी झुंड में निकलते हैं हाथी लोग, तो उसमें एक झुंड में 10 से 12 हथनी व बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं। हाथी जो है भाइयों वो 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कौन? जो नर हाथी होते हैं। मादा हाथी साथ में ही रहते हैं, लेकिन नर हाथी जो होते हैं, जो नर हाथी होते हुए झुंड छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हाथी के बारे में। हाथी दिन में 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी दिन में कितना घंटा सोता है? 2 से 4 घंटा ही मात्र सोता है। आप लोग प्रायः देखे होंगे कि हम लोग जब सोते हैं तो कम से कम हम लोग 6 घंटा का नींद लेते हैं, लेकिन हाथी जब सोती है तो वो दिन में, मतलब सोती है लेकिन दिन में कितने घंटे तक? 2 से 4 घंटा है। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्तियां व झाड़ियां खा लेती। एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा, ठीक है, 100 केजी से ज़्यादा पत्ते व टहनियाँ खा लेती। कौन? हाथी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा अंक ले आ पाएंगे, उम्मीद है मुझे, और आपको भी उम्मीद रखना होगा। ठीक है, 3 माह के हाथी का वजन 200 केजी का होता है। यानी कि 3 माह का जो हाथी होता है उसका वजन कितने होता है? 200 केजी का। 200 केजी का मतलब अगर 200 केजी रहे तो केजी, अगर क्विंटल रहे तो 2 क्विंटल होगा, क्योंकि 1 केजी में 1 क्विंटल, 2 केजी में 200 क्विंटल। ठीक है, 2 केजी में 200, 200 केजी में 2 क्विंटल, 100 केजी में 1 क्विंटल। ठीक है, समझ आया? 3 माह के हाथी का वजन कितना होगा? 200 केजी। ठीक, अगला देखते हैं, बाघ से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। देखिए ध्यान से, बाघ जो है अंधेरे में, यानी कि हम लोग अंधेरा में अगर पूरा अंधेरा हो, पूरा ब्लैंक हो,
काला हो अंधेरी रात तो उसमें हम देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कौन? तो बाघ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए बाघ के बारे में ही। बाघ की मूछें जो हैं हवा में कंपन को भांप लेता है, जो उसके शिकार करने में मदद करता है। ठीक है, बाघ की जो है मूछें हवा में कंपन को भांप लेता है, जो उसके शिकार करने में क्या करती है? मदद करती है। ओके, इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती है। हम लोग को भी जब हवा लगती है तो हम स्किन जो है, त्वचा जो है, हमें स्पर्श कराता है कि कोई ना कोई हमको टच किया है। त्वचा हमको क्या कराता है? स्पर्श करने की क्षमता देता है। अगर हमको कोई छूता है तो अनुभव हो जाता है कोई छुआ। ठीक उसी प्रकार उसकी मूछें जब भी कंपन करती है तो उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उससे क्या होती है? मदद मिलती है। किसको? बाघ को। ठीक है, बाघ जो है मौका के अनुसार आवाज़ बदलता रहता है। क्योंकि बाघ शिकार करता है जिंदा जानवर का, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे उसको मौका जैसा मिलता है उसके अनुसार वो अपनी आवाज़ को क्या करता है? बदलता रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। किसकी गुर्राने की आवाज़? बाघ की। अर्थात बाघ जब गुर्राता है तो उसकी आवाज़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ठीक है भाइयों, चलिए अगला देखते हैं। इसके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाती है। यानी कि बाघ जो है, इसकी कान जो है, दोनों कान, बाघ को कितने कान होते हैं? 2 कान होते हैं, और वे दोनों कान को जो है आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घुमा सकती है। कौन? तो बाघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है बाघ के बारे में। बाघ के बारे में अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 1 मिनट। बाघ के बारे में अब कुछ भी नहीं है। अगला है नेफिथिंस। किसके बारे में? नेफिथिंस। ध्यान से सुनिए, नेफिथिंस के बारे में क्वेश्चंस आता है आपको बहुत सारे, मतलब कि क्वेश्चंस दे देंगे और उसमें से कहेंगे क्या इनमें से कौन नेफिथिंस के बारे में सही है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ही तो आप आंसर सही दे पाएंगे। तो चलिए नेफिथिंस के बारे में देखते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेफिथिंस कहाँ पाया जाता है? यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कौन? नेफिथिंस। ठीक है, अगला देखते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। नेफिथिंस एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करता है? शिकार करता है। ओके, इसका आकार लंबे घड़े जैसे मटके नुमा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? नेफिथिंस का पौधा है, और इसके जो ऊपर होता है मटके नुमा रहता है, मटका नुमा ये हुआ, और इस पर एक ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है, और इसके अनुसार ये क्या करता है? कीड़े जो मकोड़े होते हैं इसको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करके उसको, उसका क्या करता है? शिकार करता है। क्या करता है? शिकार करता है। ठीक है, क्या करता है? शिकार करता है। एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। पौधे जो है, यह पौधा को नेफिथिंस कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करता है? शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, मटकेनुमा, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है। घड़े से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़ा मकोड़ा अंदर फंस जाता है। यानी कि इस घड़ा से जो है, इस घड़ा से क्या निकलती है? इस घड़ा से खुशबू निकलती है, जिससे क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर फंस जाते हैं, और नेफिथिंस इस प्रकार वो अपना क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन आपसे आएंगे नेफिथिंस से रिलेटेड। अगला देखते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में क्या है। यहाँ के वैज्ञानिक जॉर्ज मेस्ट्रॉल 1948 ईस्वी में वेलक्रो बनाया था, जिसके माध्यम से 2 सतह आपस में चिपक जाते हैं और खुलने पर चढ़ चढ़ की आवाज़ होती है। यानी कि क्वेश्चन आएगा जॉर्ज मेस्ट्रॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपको देना है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन आ सकता है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने कितने ईस्वी में वेलक्रो बनाया था? तो आप क्या बताएंगे? 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आ सकता है, वेलक्रो किसने बनाया था? तो जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने बनाया था। ठीक है, इससे पूछेगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है, 2 सतह आपस में चिपक जाते हैं किसकी सहायता से? तो आंसर क्या होगा? वेलक्रो की सहायता से। यहाँ तक क्लियर? समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या आता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने,
उम्मीद करिए कि आप सब याद यही हो जाएगा। वेलक्रो का प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि को साटने में किया जाता है। यानी कि जो है वेलक्रो जो होता है उसका प्रयोग आप लोग कभी जब नया में बच्चा में जूता खरीदते होंगे तो देखते होंगे कि हम लोग क्या करते थे, साटने वाला होता था तो उसको चर चर कराने में हमको मज़ा आता था। तो वो क्या चीज़ होता था, वेलक्रो होता था। और इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने की थी। कब की थी, 1948 में। यहाँ तक याद हो गया। चलिए अगला देखते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या कहता है। बस इसमें यहीं से क्वेश्चन आएगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा होता है। रेगिस्तानी ओक जो होता है बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी ज़मीन में जाती है जब तक कि पानी नहीं मिल पाए। यानी कि रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तान का मतलब ही होता है सुखाड़। तो सुखाड़ का मतलब वहाँ पानी की कमी होगी, किल्लत होगी। तो जब तक इसकी जड़ें को पानी नहीं मिलता तब तक इसकी जड़ें क्या होती है, ज़मीन में जाती है। और जब पानी मिल जाता है तो ज़मीन में जाना बंद कर देती है। किसकी, पेड़। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला देखते हैं, यह पेड़ के तने में पानी जमा होता है। पानी जो है नेपिथिन्स, ये रेगिस्तानी ओक का जो है पानी इसके तने में जमा होता है, ठीक है। और जब कभी इस इलाका में रहने वाले लोगों को पानी की आवश्यकता होती है तो क्या करता है, उसमें पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या था, जब कभी इस इलाका में रहने वाले लोगों को पानी की आवश्यकता होती है तो उस इलाका के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं और अपनी पानी की आवश्यकता को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किसके बारे में था हमारा, रेगिस्तानी ओक के बारे में, ठीक है। अब बरगद के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। बरगद के बारे में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। यहीं बरगद के बारे में है, तो बरगद की पैर की लटकनें इसकी जड़ें होती हैं। बरगद की जो है पैर की लटकनें इसकी जड़ें होती हैं। यह लटकन पैर की टहनियाँ से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। यानी कि बरगद पैर की लटकन इसकी जड़ी होती है। लटकन जो होता है ना बरगद का, उसका जड़ होता है। और यह लटकन टहनी से निकलती है। लटकन कहाँ से निकलती है, टहनी से निकलती है और बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाती है, ज़मीन के अंदर चले जाती है। यह पेड़ को सहारा प्रदान करती है। कौन, बरगद का पेड़ पेड़ को क्या प्रदान करती है, सहारा। क्या, टहनियाँ जो लटकनी होती है। जैसे मैं इसको एक फ़ोटो के थ्रू बताने का प्रयास करता हूँ। सपोज कीजिए कि ये क्या है, बरगद है और ये क्या है, बरगद का ठल्ला है और ये तना है, ठीक है। क्या है, तना है और ये पत्तियां हैं। और इससे जो लटकन निकलती है ना, ये लटकन निकल रही है। ये क्या होता है, एक मिनट, ये लटकने इस ज़मीन में चली जाती और इसको जो पेड़ को, ठीक है, बरगद के पेड़ को क्या प्रदान करेगी, सहारा प्रदान करेगी। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह लटकन पेड़ की टहनियाँ से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले गई। ये ज़मीन के अंदर चले गई और ये ज़मीन के अंदर जाने से इस पेड़ को क्या प्रदान करेगी, सहारा प्रदान करेगी। ओके, क्लियर कंसेप्ट। चलिए अगला देखते हैं आबू धामी के बारे में। आबू धामी के बारे में, यह देश रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है। आबू धामी देश कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी। कहाँ की, आबू धामी में। यहाँ पानी बहुत कीमती है। पानी क्या है, बहुत कीमती है। कहाँ का, आबू धामी का। और क्यों कीमती है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होता है, ना ही नदियाँ हैं और ना ही तालाब, ना झील है, ठीक है। इसीलिए यहाँ क्या है, पानी काफ़ी महंगा है, ठीक है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। कहाँ कहाँ पे रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, आबू धामी के ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल होता है, ठीक है। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको इजीली सारा क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए रिकॉल कर लेते हैं आबू धामी के बारे में। यह देश रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कम मिलता है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होता है और ना ही नदियाँ हैं। यहाँ रेतीले ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है। कहाँ पे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्विक, आबू धामी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अब आबू धामी का यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई पड़ते। कहाँ पे, आबू धामी में। खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। कहाँ पे, आबू धामी। क्वेश्चन आएगा आबू धामी में किसके पेड़ दिखाई पड़ते हैं, खजूर। या क्वेश्चन आएगा खजूर कहाँ पाया जाता है, तो आबू धामी में पाया जाता है। आबू धामी में दिरहम
रुपया को दिरहम कहा जाता है। अबू धाबी में रुपया को क्या कहा जाएगा? दिरहम कहा जाएगा। हमारे देश में रुपया को क्या कहा जाता है? भारत में रुपया क्या कहा जाता है? रुपया ही कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल के बारे में क्या? यह गढ़वाल के नकोड़ी गांव में रहने वाली है। बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली? गढ़वाल के नकोड़ी गांव की रहने वाली है। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चढ़ाई की थी। यानी कि यह जो है बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में ही 4000 मीटर ऊंचे पैर की क्या की थी? चढ़ाई की थी। 4000 मीटर ऊंचे पैर की चढ़ाई की थी। कौन? बछेंद्री पाल। यह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग लेते हैं। यानी कि जब भी कोई हम काम करते हैं और उसमें हमको सफलता पाना होता है तो हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बछेंद्री पाल भी क्या की थी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, किसके लिए? चढ़ाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। जिस प्रकार हम लोग को कोई सिखाते हैं, शिक्षा देते तो हमारे शिक्षक का नाम होता है, ठीक उसी प्रकार बछेंद्री पाल को जो शिक्षा दे रहे थे उसके गाइडर का नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नाम था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इन्होंने 23 मई 1984 ईस्वी को 8900 मीटर ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। यानी कि बछेंद्री पाल जो है 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पूछेगा। माउंट एवरेस्ट कितना लंबा है? तो 8900 मीटर क्या है? ऊंचा है, लंबा है। कितना मीटर है? और कब चढ़ाई की थी? 23 मई 1984 ईस्वी को चढ़ाई की थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी सब है माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहाँ कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नेपाल में। ठीक है, अगला देखते हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर कदम रखी थी। यानी कि भारत की जो पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर कदम रखी थी तो उसका नाम क्या है? बछेंद्री पाल। समझ में आया? बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर कदम रखी थी। बछेंद्री पाल विश्व की 5वीं महिला है जो एवरेस्ट पर कदम रखी। यानी कि बछेंद्री पाल जो है भारत की तो पहली महिला है जो एवरेस्ट पर कदम रखी थी, परंतु क्या? विश्व की 5वीं महिला है जो एवरेस्ट पर क्या रखी थी? कदम रखी थी। भारत की पहली, विश्व की 5वीं। ठीक है, बछेंद्री पाल के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा किला के बारे में क्या कहता है? गोलकुंडा किला के बारे में क्या है कि यह किला हैदराबाद में स्थित है। अगर आपको कभी घूमने का मौका मिले तो निश्चित तौर पे एक बार अगर हैदराबाद जाएंगे तो गोलकुंडा किला को घूम के आएंगे। ठीक है, क्योंकि गोलकुंडा किला बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे काफ़ी विदेशियों सब भी आते हैं और सबका इच्छा होता है कि मैं एक बार घूमूं और वहाँ गोलकुंडा किला जाऊँ, जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ओके, चलिए अब देखते हैं गोलकुंडा किला के बारे में कुछ बातें हैं। यहाँ कुतुब शाही सुल्तान ने कहाँ? हैदराबाद में 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक राज किया था। गोलकुंडा किला जो हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पे कुतुब शाही सुल्तान 1518 से 1687 ईस्वी तक क्या क्या था? राज किया था। औरंगजेब की जो फौज होती थी ना पहले, वो क्या की थी? हैदराबाद पे हमला करने आए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इससे कुछ ज़्यादा नहीं आता क्वेश्चन, बस इतना ही पूछेगा गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा हैदराबाद में। कौन बनवाया था? कुली कुतुब शाही बनाए थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। क्वेश्चन आएगा अबुल हसन किसके शौकीन थे? तो गाना बजाना कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। हम लोग भी हैं, हम लोग भी क्या करते हैं? गाना बजाना और गाने का भी शौक़ रखते हैं, बजाने का भी शौक़ रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन सीटेट में भर भर के आते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को सुनेंगे तो आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनिए और कुछ नहीं करना है। अब देखिए ब्रेल लिपि के बारे में है। यह अंधे लोगों के लिए पढ़ने का खास तरीका होता है। ब्रेल लिपि जो है ना, अंधे लोग को पढ़ने का। आप लोग देखे होंगे कि जो अंधे लोग होते हैं उसको तो दिखता है नहीं, तो वो क्या करेंगे कि पढ़ने के लिए तो उसके लिए कुछ होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार, बाजार नहीं है, औजार है। क्या है? औजार है, औजार। ठीक है, औजार से बनाकर लिखा जाता है। यानी कि एक कागज़ होता है, मानिए ये एक कागज़ है। ठीक है,
इस पे क्या करता है, एक मोटे कागज़ है, ठीक है, इस पर नुकीले औजार से, कोई औजार है और उसको ऐसे करके मान के चल ऐसे कर दिया, ये लिखा। इसको बच्चा क्या करेगा, इस पे हाथ फेरेगा और वो क्या करेगा, ए बोलेगा। ठीक उसी प्रकार इस पे ऐसे हाथ फेरेगा और बोलेगा क्या लिखा है बब्बू, तो बी। तो वो हाथ फेर फेर के इस पे चला चला के बोल सकता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस तरीक़ा से वे क्या करेंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। ब्रेल लिपि पर हाथ को फेर फेर कर पढ़ पाएंगे। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है और उस पर क्या लिखें, देखिए अभी जैसे मैं बताया इसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था, तो ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने किया था और लुईस ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, ब्रेल लिपि का खोज किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे, लुईस फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ठीक है, इस ब्रेल लिपि में जो है मैंने यहाँ जो बताया है ये ब्रेल लिपि ये मान के चलिए यह है ब्रेल लिपि और ये कितने बिंदुओं पर आधारित होगा, 6 बिंदुओं पर आधारित होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। समझते हैं ना अब खेजरी गांव के बारे में। खेजरी गांव राजस्थान में पाया जाता है, उसके बारे में मैं बता दूं। खेजरी गांव के बारे में देखिए, यह गांव राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगर आप लोग को भगवान ऐसा मौका देगा, अगर आप टीचर बनेंगे और हर राजस्थान जाने का मौका मिले तो एक बार आप ज़रूर जोधपुर जाएंगे, खेजरी गांव। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेस हैं घूमने के लायक। ठीक है भाइयों, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यह गांव राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इस गांव में खेजरी के पेड़ मिलते हैं। किस गांव में, राजस्थान का जो भरतपुर गांव है कौन सा है, क्विक बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए आप लोग। खेजरी गांव, ठीक है, वहाँ पे खेजरी के पेड़ मिलते हैं। समझ गए। अगला देखिए, यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। खेजरी गांव के जो है लोग क्या कहलाते हैं, विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना मना है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्टोरी बता दूं खेजरी गांव के बारे में। वहाँ पे जो है ना पहले राजशाही हुआ करता था। जब राजशाही हुआ करता था तो वहाँ के राजा जो है एक बार अनुमति दिया कि जंगल से काट के लकड़ी लाओ जो मुझे काम में लाना है। तो जब वे लोग गए जंगल लकड़ी काटने लगे तो वहाँ पे जो मतलब पौधा होता है ना, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे और धीरे धीरे वे बढ़ते भी थे पौधे। जब उसको काटने लगा तो वे लोग उस पेड़ में चिपक गए और जब चिपक गए तो काटने ही नहीं दिया किसी को, किसी जो राजा भेजे थे सिपाही को। तो वे लोग क्या किए, एक बच्चा को काट दिया, लेकिन वहाँ के जितने भी लोग थे सारे लोग उस बच्चे लोग का साथ देने लगे। यह देखकर राजा ने अनुमति दी कि यहाँ पे आज से कोई पेड़ पौधा नहीं कटेगा और यहाँ की रक्षा हम करेंगे। इस प्रकार जो है खेजरी गांव काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ शिकार और पेड़ काटना मना है। समझ गए, स्टोरी के माध्यम से भी समझा दिया मैंने। अब देखिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। खेजरी के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ राजस्थानी इलाका है और वहाँ पे क्या है पानी बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पे जो है इस पेड़ को, खेजरी के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक इस की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। खेजरी पेड़ की लकड़ी में क्या नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता। राजस्थान में स्थित बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान में जो है स्कूली बच्चा जो होता है वो ऊँट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। और जहाज राजस्थान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो किसके माध्यम से, ऊँट गाड़ी के माध्यम से जाते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। यहाँ तक क्लियर। अगला देखते हैं। घरों की जो छत होती कटीली झाड़ियों की बनी होती है। घरों की छत कैसी होती, कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको एक बार बता दूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, आपको ये सारे गुण दिए रहेंगे। ये सारे गुण क्या होंगे, दिए रहेंगे राजस्थान के बारे में, और आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के बारे में सही है, ठीक है, या कौन गलत है। तो आप पढ़े होंगे तो इजीली बता सकते हैं। अब देखिए मधुमक्खी के बारे में देखते हैं क्या कहता है। मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं आपको यही याद करा दूंगा। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालने का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। यानी कि मधुमक्खी जब व्यक्ति पालता है तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पालता है,
क्यों अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी को पालना चाहिए? क्योंकि इसी समय यह अंडा देती है। कौन? मधुमक्खी। मधुमक्खी का अंडा देने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी एक समूह में कार्य करती है। ठीक है, मधुमक्खी क्या करती है? एक समूह में कार्य करती है। छत्ता में जो है ना, छत्ते जो होता है मधुमक्खी का, उसमें अंडे देने का काम कौन करती है? रानी मक्खी करती है। ठीक है, कौन सी मक्खी करती है? रानी मक्खी करती है। यहाँ तक क्लियर आप लोग को? मधुमक्खी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से उसका जवाब दे देंगे। ग्रेगर मेंडल के बारे में देखते हैं। बस ग्रेगर के मेंडल के बारे में मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना से ही क्वेश्चन आता है। इससे अगर ज़्यादा क्वेश्चन आता तो मैं ज़रूर बताता, चूँकि किताब में इतना ही दिया है ईवीएस के एनसीईआरटी किताब में, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को मतलब पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा है, जो मैंने काफ़ी मेहनत किया है आप लोग के लिए। आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए और याद कीजिए, जिससे कि आप सीटेट का जो 2022 में एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम कितने का एग्ज़ाम होता है? 150 का एग्ज़ाम होता है, तो कम से कम 140 प्लस नंबर लेके आएंगे। ठीक है, इसीलिए इतना मेहनत करना आप लोग को। चलिए ग्रेग मेंडल के बारे में देखते हैं। ग्रेगर मेंडल के बारे में, इसका जो जन्म हुआ था 1882 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यह मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, यही दो क्वेश्चन आएंगे। या तो पूछेंगे ग्रेगर मेंडल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे। इसका जन्म कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था। यह किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखते हैं जंगल अधिकार कानून 2007। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये सॉरी जंगल अधिकार कानून है 2007। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट एक्ट 2007 में जो लागू हुआ तो उसके बारे में क्या कहता है समझते हैं। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उसका अधिकार दिलाता है। ठीक है, अधिकार पर कानून क्या करता है? आदिवासियों को जंगल पर उसका अधिकार दिलाता है। इस कानून के तहत जो लोग कम से कम 25 वर्षों तक जंगल में रहते हैं तो उसका अधिकार होता है। यानी कि अगर आदिवासी लोग 25 वर्ष तक उस जंगल पे रहा तो वहाँ पर उसका अधिकार होगा उस जंगल पे। और वहाँ पे जितने भी चीज़ उगेंगे ना, मतलब जितने भी चीज़ उगेंगे, चाहे वो गाछ हो, वृक्ष हो, छोटे छोटे पौधे हो, कुछ भी हो, उस पे वहाँ पे उसका जो है अधिकार रहेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इस कानून के तहत उसे जंगल से कभी नहीं हटाया जा सकता। जब तक कि वो ना चाहे तब तक उसे उस जंगल पे से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, किस एक्ट के तहत? 2007 के एक्ट के तहत। ठीक है, जंगल बनाने का काम उसकी ग्राम सभा करेगी। यानी कि अगर जंगल बनाना होगा तो वहाँ पे जो बनेगा तो वो कौन करेगा? आदिवासी लोग का एक समूह, जिसे ग्राम सभा कहा जाता है, वही करेगा। ओके, चलिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कुछ, इसे भी याद करना आपको अति आवश्यक है। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। ठीक है, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। कुडुक भाषा कहाँ की है? झारखंड की है। मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा बहुत। तो कुडुक भाषा झारखंड की भाषा है। तो यहाँ पे जो है ना, एक लड़की थी जो जंगल में रहती थी, उसे पढ़ने का काफ़ी बहुत शौक़ था। तो वो पढ़ती थी और क्या करती थी, जंगल में ही बच्चों लोग को भी पढ़ाती थी। इसीलिए उसका नाम जो है एक बुक में दिया गया ताकि जंगल को बचाया जा सके। और उसी के नाम पे तोरांग का मतलब जो होता है जंगल होता है, उसी से संबंधित है। आप लोग एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे, अगर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। मैंने क्वेश्चन छांट के यहाँ लिखा है ताकि एग्जाम में आप अच्छा अंक ले पाए। अगर कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते फिर भी अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। ठीक है, मिजोरम में खेती की लॉटरी निकलती है। कहाँ पे? मिजोरम में। अगला है एक टिन ज़मीन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। एक टिन ज़मीन क्या होता है? तो एक टिन ज़मीन का मतलब एक टिन बीज हम जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टिन ज़मीन कहते हैं। एक टिन बीज हम जितने ज़मीन में बोते हैं उसे क्या कहते हैं? एक टिन ज़मीन कहते हैं। ठीक है, मैंने जितना भी क्वेश्चन डाला था सीटेट से रिलेटेड ईवीएस का, वो सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ बता दिया। और कुछ क्वेश्चन बच गया जो मैं पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है सीटेट का तांडव 2 ईवीएस के लिए, और ईवीएस का तांडव 3 निकालूंगा, जिसमें सारे ईवीएस से रिलेटेड जो आते हैं 1 to 8 क्लास में सारा क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा। और पूरा ईवीएस जो बुक कंटेंट से 15 नंबर का आता है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जब ख़त्म हो जाएगा तो आप इसके लिए मैं एक इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा आप लोग के रिवीजन के लिए। आप लोग उसे मारते रहेंगे और मारेंगे प्रत्येक दिन, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपका जो पिछले पढ़े हैं वो याद भी रहेगा।
ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चंस एनालिसिस जो मैंने समझा भी दिया। अगर इसमें कहीं भी आप लोग को समझ में नहीं आएंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करेंगे, तो मैं उसे और अच्छे ढंग से विस्तारित ढंग से समझाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है भाइयों, आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। हाँ, एक बार और मैं बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं और लाइक भी करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। ठीक है, फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय, टेक केयर।